हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि बहुभुज नियम क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ। तो वेक्टर एडिशन, सदिश को जोड़ने के लिए हेड टू टेल मेथड, टेल टू टेल मेथड और अंत में दो से अधिक सदिशों को एक बार में जोड़ने के लिए हम पॉलीगॉन लेकर आए और बहुभुज नियम को हमने समझा कि किस प्रकार से हम दो से अधिक सदिशों 3, 4, 5, 6 जितने भी हों उनको एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे सही है, उसको हेड टू टेल मेथड से हमने एक्सप्लेन भी किया था उसी चित्र में। यहाँ पे पॉलीगॉन थ्योरम से, पॉलीगॉन लॉ से यहाँ पे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, या जो भी दो सदिशों को या तीन सदिशों को जब हम ऐड करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना है, अन्यथा हम बड़ी गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि दो असमान सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आप दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, दो सदिश को जोड़ रहे हैं, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब उनको आप जोड़ रहे हैं तो उनका जो परिणामी रिजल्टेंट आर आता है वो जीरो नहीं आ सकता। कब? जब दोनों का परिमाण अलग अलग है, असमान है। मतलब कोई वस्तु है, 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है और 6 न्यूटन बल इधर लग रहा है। अब ये दोनों बल का परिमाण अलग अलग है तो सदिश भी अलग अलग हो जाएगा। तो जो है सो कि इनको यदि आप जोड़ेंगे तो शून्य नहीं आएगा। अब ये चाहें दोनों सदिश किसी भी एंगल पे हो, दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों सदिश एक दूसरे से लंबवत हो, या दोनों सदिशों के बीच का कोण कुछ भी हो जाए, यदि वो दोनों असमान हैं तो उनका योगफल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि तीन समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि समतलीय क्या होता है, प्लेनर क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो वेक्टर है, दो सदिश, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब यदि आपको एक दोनों में से मैं आपसे पूछूं कि कितने वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, कितने स्केच आपको दिखाई दे रहा है, तो यदि आपको एक ही स्केच दिखाई दे रहा है तो मैं कहूँगा कि ये दोनों प्लेनर है, समतलीय है, क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं। मैं यदि यहाँ पे एक पर्दा लटकाऊँ या एक स्क्रीन डालूँ तो ये दोनों उसमें टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। प्लेनर का मतलब आप समझ रहे हैं। अब मैं एक तीसरा सदिश लेकर के आता हूँ। अब तीसरा सदिश को मैंने यदि ऐसे रख दिया और अब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कितने सदिश दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आंसर यदि एक है तो ये तीनों के तीनों समतलीय हैं, तीनों के तीनों प्लेनर हैं। अब मैंने ऐसा कर दिया तो आपको इन दोनों के बदले एक दिख रहा होगा और ये अलग, तो क्या तीनों समतलीय हैं? आंसर है नहीं। ये एक अलग प्लेन में है और ये दोनों एक अलग प्लेन में है, अलग समतल में है। ठीक है, तो तीनों समतलीय होने का मतलब है कि तीनों एक ही प्लेन में आने चाहिए, तीनों एक ही तल में आना चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। या आपने 10वीं के क्लास में जो आपने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक लॉ आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों समतलीय होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। तो कुछ उसी तरह की बात है कि 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5, 7 कुछ भी अगर एक ही प्लेन में है तो उनको हम समतलीय कहेंगे, और अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग प्लेन में है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पास 3 सदिश हो और तीनों समतलीय हों, मतलब तीनों एक ही प्लेन में आते हों, तो यदि हम उसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं,
वो हेड टू टेल मेथड से या पॉलीगॉन थ्योरम से जिससे भी जोड़े उनका परिणामी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। तीसरा बिंदु ये है कि तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। देखिए ये जो दूसरा है इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि भाई तीन अगर सदिश हैं और वह समतलीय हैं तो उसका परिणामी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये साफ साफ कर दिया गया है यहाँ पे कि अगर तीन सदिश है और उसको आप जोड़ रहे हैं लेकिन वो तीनों असमतलीय हैं, तीनों का प्लेन अलग अलग है, तो ये तय है कि उनका योगफल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे ये दो वेक्टर है, ठीक है। अब तीसरा वेक्टर जो है मैं ऐसे ले रहा हूं। अब ये तीनों अलग अलग प्लेन में है, ये दोनों इस प्लेन में है और ये वाला एक अलग प्लेन में है, अलग समतल में है। तो इन तीनों को यदि आप जोड़ना चाहते हैं और जोड़ करके फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर से दोनों बात अलग अलग है, ध्यान रखिए। क्या है कि तीन समतलीय सदिश होगा तो उनका योगफल, उनका परिणामी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां पे दोनों कंडीशन है। लेकिन तीन असमतलीय सदिश हैं तो ये पूरा कट क्लियर है कि इनका रिजल्टेंट कभी भी शून्य नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे है, अगर ऐसा तीनों है इस तरह का, देखिए दो वेक्टर ये है और ये तीसरा, अभी भी ये तीनों एक ही प्लेन में है। देखिए ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाए, इन तीनों का परिणामी शून्य आ जाए, तीनों समतलीय हैं। अगर इसी को मैं ऐसा कर दूं तो हो सकता है कि अब इन तीनों को जोड़ा जाए, तीनों समतलीय हैं तो हो सकता है इस कंडीशन में जोड़ा जाए तो परिणामी शून्य नहीं भी आए। आई बात समझ में? लेकिन अगर तीनों असमतलीय है, दो अलग प्लेन में एक अलग प्लेन में, तो ये तय है कि कभी भी इन तीनों का योगफल 0 नहीं आएगा, परिणामी शून्य नहीं आएगा। चौथा पॉइंट क्या है, किसी भी बहुभुज में सभी सदिशों के परिमाण बराबर हों तो उनका परिणामी हमेशा शून्य होता है। बहुभुज में हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जो भी आ रहा है। तो यहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है और इसमें 3 तीर दिखाया है। मतलब ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तीनों अलग अलग वेक्टर है। अब तीनों का परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब तीनों तीर की लंबाई बराबर है। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो नेट रिजल्टेंट, कुल परिणामी जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे अभी जाइए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो। इसमें भी ये एक चतुर्भुज है जिसको हम एक बहुभुज के रूप में देख रहे हैं, 4 भुजा है और चारों तीर की लंबाई मतलब परिमाण बराबर। तो इसको भी यदि आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, परिणामी 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक पंचभुज है, 5 वेक्टर है, A, B, C, D और E। लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन हो, ये ऐसा पंचभुज है जिसमें पांचों तीर की लंबाई बराबर है, पांचों का परिमाण बराबर है, तब रिजल्टेंट 0 होगा। इस बात को समझिए अच्छे से। मैं अगर ये बोलूं कि एक पंचभुज ही है, मैं बोलूं कि यह एक पंचभुज है, लेकिन इसमें जो है सो कि इस तीर की लंबाई अलग है, मतलब ये तीनों तीर आपस में बराबर हैं और ये दोनों तीर की लंबाई अलग है, तो वहां पे इस बात की गारंटी नहीं है कि सबको जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज में जितने वेक्टर हैं, जितने भी भुजाओं को आप सदिश के रूप में, तीर के रूप में दिखा रहे हैं, यदि सबका परिमाण बराबर है, सबकी लंबाई बराबर है, तो उनको आप यदि जोड़ेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, इस तरह से जितना चाहे आप कर लें। कोई भी आप बहुभुज बना लीजिए, वो चाहे 50 भुजा वाला हो क्यों ना हो, लेकिन यदि 50 भुजा की तीर की लंबाई बराबर है, 50 भुजा की लंबाई बराबर है, अर्थात 50 जो सदिश हैं सबके तीर की लंबाई बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उसका रिजल्टेंट फाइनली 0 ही आने वाला है।
वो 0 से अलग नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉलीगॉन में, बहुभुज में स्पेशल कंडीशन है, इसको आप ध्यान रखिए। तो एक एग्जांपल देखेंगे छोटा सा कि 3 समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता, वो तो बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन एक ऐसा केस दिखाएंगे कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे और उसको जब आप जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए देखिए, एक वेक्टर है यहाँ पे इधर F1 जिसका परिणामी है 10 न्यूटन। एक वेक्टर इधर है F2, इसका परिमाण है कितना? 10 न्यूटन। इसका परिमाण भी है 10 न्यूटन और एक और वेक्टर है 10 न्यूटन। ठीक है, 3 वेक्टर है F1, F2, F3, 3 सदिश हैं और तीनों एक ही प्लेन में है। आप समझिए इस बात को, F1, F2, F3 तीनों बोर्ड पे है, तो तीनों प्लेनर है, समतलीय है। अब इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री और इन दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इन तीनों सदिशों को जोड़िए। तो तीनों सदिशों को जब आप जोड़ेंगे तो 3 को तो एक बार में नहीं जोड़ सकते ना, पहले 2 को जोड़ेंगे और उनको जोड़ने के बाद जो आएगा फिर उसमें तीसरा जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी 2 को जोड़ लीजिए। ठीक है, अब चूंकि तीनों का परिमाण बराबर है तो अच्छे से तीर की लंबाई बराबर होनी चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, और ये एंगल भी इक्वल है, तो थोड़ा ध्यान से। तो चलिए थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज नियम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसके समानांतर मैं यहाँ पे ऐसे खींच लेता हूँ, F1 के समानांतर F1, और ये जो F2 था इसके समानांतर एक F2 मैं इधर से खींच लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा, ये R क्या है? हम F1 और F2 को जब टेल टू टेल मेथड से अर्थात समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ेंगे तो ये वाला रिजल्टेंट परिणामी सदिश R मिलेगा। अब इसका परिमाण कितना होगा? तो R बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? 2k cos θ/2। ये कहाँ से आ गया? हमने तो ये पढ़ा था R बराबर √d² + b² + 2ab cos θ, 2 सदिशों को जोड़ने का। तो ये कहाँ से आ गया? तो मैंने एक स्पेशल कंडीशन बताया था कि जब दोनों सदिशों का परिमाण बराबर हो तो आप वहाँ से मत आइए, आप यहाँ से डायरेक्ट लगा दीजिए। तो R बराबर 2 और k क्या था जो बराबर परिमाण था, तो रख दीजिए 10, और cos थीटा क्या था? थीटा था दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो थीटा कितना है दोनों सदिशों के बीच का? 120 डिग्री। तो 120/2। तो क्या आ जाएगा? R बराबर 2 गुने 10 और cos 120 डिग्री/2 यानी cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुने 10 यानी कि 20 और गुणे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, फिर से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 10 न्यूटन। अब इस बात को आप समझिए कि 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये वाला मिला और इसका भी परिमाण कितना आ गया? 10 न्यूटन। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन निकालिए, इसका डायरेक्शन निकालिए, दिशा निकालिए। तो आप मान लीजिए कि F1 जो है x एक्सिस के डायरेक्शन में है और जो परिणामी सदिश है वो x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, और tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा के आप यहाँ निकाल सकते हैं। tan अल्फा वाला फॉर्मूला यहाँ पे निकालिएगा तो अल्फा का वैल्यू पता है कितना आ जाएगा? वो 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। आप चाहे तो निकाल के ट्राई कर सकते हैं। tan अल्फा बराबर क्या होता है? b sin थीटा
बटा a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा बराबर b क्या होता है, दूसरा सदिश का परिमाण, a क्या होता है, पहले सदिश का परिमाण। चूंकि यहाँ दोनों के परिमाण बराबर हैं और 10-10 है तो a और b की जगह 10 ही रखना है। तो 10 साइन थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण, तो 120 डिग्री बटा a की जगह 10, b की जगह भी 10 और cos 120 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको वैल्यू पता होना चाहिए। tan अल्फा बराबर ये जो 10 है और जो साइन 120 है, यहाँ पे जो साइन 120 डिग्री है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। साइन 120 का वैल्यू √3/2, नीचे 10 और प्लस 10 गुणे जो cos 120 डिग्री है उसका वैल्यू होता है -1/2। तो जरा आप सॉल्व कीजिए। tan अल्फा बराबर ये 2 से 5 बार में कट जाएगा तो ऊपर आ गया 5√3, नीचे है 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 बचे 10, तो कितना आ जाएगा 5। तो क्या आ गया, tan अल्फा बराबर 5√3 ऊपर और नीचे 10 में से 5 घटाइएगा तो 5 है। फिर tan अल्फा बराबर 5 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3, और tan अल्फा बराबर √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये होता है tan 60 का, आपको याद होगा। तो tan दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो कोण भी बराबर होते हैं। तो अल्फा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये वाला कितना आ गया 60। अब जरा सोचिए कि जब इन दोनों को आप जोड़े तो ये मिला r, ठीक है, और ये जो r है वो F1 से 60 डिग्री पे है और ये पूरा 120 था, तो ये 60 होगा, इधर से भी निकालेंगे तो 60 ही होगा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये वाला कोण कितना था, F1 और F3 के बीच का कोण 120 था और ये कितना है 60, तो ये पूरा कितना हो गया 180 हुआ। अब ये पूरा 180 हो गया, यहां से यहां तक ये 60 है और ये 120 है, तो पूरा तो 180 होगा। अब इस कोण की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि F1 और F2 को जोड़े हैं तो R मिला है और हमको तीनों जोड़ना था, तो F1 और F2 को जोड़ने पे R मिला। तो अब R में तीसरा जोड़ेंगे, F3 को जोड़ेंगे, तब ना हमको R नेट मिलेगा, टोटल तीनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो हमको क्या करना होगा कि हमको R नेट कुल परिणामी सदिश का परिमाण निकालने के लिए R में F3 को ऐड करना होगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, √r का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2r इंटू F3 cos थीटा। तो हमको r का परिमाण पता है 10 ही न्यूटन आया है, F3 का परिमाण पता है 10 ही न्यूटन है, तो 2r/F3 फिर उसका वैल्यू रख देंगे। लेकिन थीटा तो चाहिए, थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ एक वेक्टर r है और एक F3 है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है 180 डिग्री। और जब दो सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तो शॉर्टकट ट्रिक से मैंने बताया था कि उनके परिमाण को सीधे घटा लीजिए। मतलब आपको r नेट निकालना है, तो जो r का परिमाण है और जो आपका F3 का परिमाण है उसको आप सीधे घटा लीजिए, तो दोनों का परिमाण तो बराबर ही है। 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, F1 और F2 को जब आपस में जोड़ा गया तो क्या आ गया R, और R का परिमाण इन दोनों के बराबर, ठीक है। और जब इसको तीसरे के साथ जोड़ा गया तो उनका रिजल्टेंट क्या आ गया 0। मतलब तीनों का योगफल जो R नेट है, कुल परिणामी सदिश का परिमाण है, वो 0 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर प्लेनर थे, तीनों सदिश समतलीय थे। तो ऐसा हुआ कि जो है सो कि इनको जब जोड़ा गया तो रिजल्टेंट 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने कंडीशन में तीनों का परिमाण बराबर रखा है। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी संभव है कि तीन सदिशों और तीनों समतलीय हो लेकिन उनका परिमाण अलग अलग भी हो और उनको जोड़ा जाए तो उनका परिणामी 0 आ जाए। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। जैसे ये कहा गया होता कि ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, लेकिन जो F2 है इसका परिमाण आप जरा चेंज कर दीजिए 20 न्यूटन। तो 20 और 10 को जब सदिश योग करिएगा तो ये अब 10 तो नहीं आएगा, अब तो यहाँ कुछ और आ जाएगा। और जब
इसको F3 के साथ जोड़िएगा तो सीधे घटाइएगा तो कुछ तो वैल्यू बच जाएगा। आप सोचिए इस बात पे, गौर कीजिए और यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसके परिमाण किसी एक के परिमाण को चेंज कर दीजिए तो यहीं पर रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, जबकि तीनों समतलीय हैं। तो यही पॉइंट था कि तीन समतलीय सदिश हैं तो उनका परिणाम ही शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये बात पूरा क्लियर कर दिया गया है कि अगर तीन असमतलीय हुआ, जैसे यहीं पे ले लीजिए कि यहाँ पे जो तीन वेक्टर थे तीनों का परिमाण बराबर था, बीच का एंगल 120 था 120, जैसे ये था 10 न्यूटन का, ये भी था 10 न्यूटन का। अब जो तीसरा वेक्टर है, चूंकि इसको प्लेन में नहीं करना है तो हम बोर्ड पे नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसको मैं बाहर कर दे रहा हूं ऐसे। बात को जरा समझिएगा। अब इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। आप डायग्राम से कर सकते हैं। तो ये हो गया R। जरा इस बात को समझिए, ये दोनों एक ही प्लेन में है तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये R आएगा। अब इस R के साथ इसको जोड़िएगा, तो R के साथ इसको जोड़िएगा तो ये बीच का एंगल ये वाला लेना पड़ेगा जो बाहर है, बोर्ड पे नहीं है, बाहर है ये वाला। तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा, तो 0 हो ही नहीं सकता।